आपने ये स्वीकार किया कि जो वर्तमान दौर के सामाजिक न्याय से निकले हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनके एजेंडे में सामाजिक न्याय की अवधारणा लगभग शून्य हो गई है, समाप्त हो गई है। क्योंकि आप लोग इस पूरे सामाजिक न्याय के आंदोलन के साथ बड़े हुए हैं, पूरी लड़ाई के साथ बड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, और आपने निरपेक्ष भाव से, बिना किसी मोह लोभ लालच के जितना काम किया है, वह हमारे लिए एक बहुत ही मार्गदर्शक है, लैंडमार्क है। क्योंकि बाकी जो लोगों ने कुछ भी नहीं किया और वो सामाजिक न्याय की सरकारों में या उससे बहुत सारी भागीदारी उनकी हुई, और उन्होंने वही काम किया जो सामाजिक न्याय के विरोधियों द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसे में आपको भविष्य में जो सामाजिक न्याय का स्वरूप है वो किस तरह से नजर आता है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, हमने जो अभी बातें की हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि जो आज की राजनेता है, देखिए एक पीढ़ी समाप्त हो रही, जो सामाजिक न्याय में जिनकी कुछ भी भागीदारी रही, जिनकी कुछ भी भूमिका रही, जैसे मैं लालू जी को ले लूँ, जैसे मैं मुलायम सिंह को ले लूँ, या बहन जी को मैं ले लूँ, मायावती को ले लूँ, तो इनका दौर अब करीब करीब मायावती जी को छोड़ करके बाकी लोगों का दौर समाप्त हो रहा है। अखिलेश जो है वो मुलायम सिंह की विरासत पूरा कब्जा कर लिया है, और लालू प्रसाद जी अपने दोनों बेटों को आगे ले जा रहे हैं, तेजस्वी को और तेज प्रताप को, ये दोनों जो है वो आ रहे हैं। और लालू जी जो है अभी तो उनका समय है कि 10 साल 15 साल तक अभी वो आगे कर सकते हैं, मुलायम सिंह के पास वो समय नहीं है। लेकिन इन सबसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी एक दूसरी तरह की है। इनका जो पुराना संघर्ष था सामाजिक न्याय का, या जिन लोगों ने भी सामाजिक न्याय में को लागू करने के लिए संघर्ष किया था, उनसे तो कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब इनका नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान दौर की जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व से हमें सामाजिक न्याय की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी बंद नहीं हुई। छोटे छोटे संगठनों में बहुत सारे लोग जो है बिना सत्ता के लोग और लालच के जो है काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और बहुत सारे संगठन इस तरह से हैं। तो मैं इन राजनेताओं से तो कोई उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे आप हैं, आप भी अपने स्तर पर लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बिहार से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, तो वो तमाम सारे लोग जो है इस बात से आहत हैं कि सामाजिक न्याय के लिए मंडल कमीशन की पूरी संस्तुतियों को जो लागू किया जाना था वो लागू नहीं किया गया है। उसको लागू कराने के लिए हमें संघर्ष करना है, तो वो अपना संघर्ष में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले जितने लोग थे उनमें भटकाव आ गया, इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान सामाजिक न्याय के संघर्ष के अगुआ लोगों में से रहे हैं, लेकिन आज वो सत्ता के लिए वो भाजपा के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के थे, वो भी उसी समाजवादी पृष्ठभूमि से पैदा हुए थे और उसी तरह से वो भी सामाजिक न्याय के संघर्ष में शामिल थे, लेकिन आज वो भी एक अपनी पार्टी बना करके, रालोसपा बना करके भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं। और आपको दूसरा ताज़ा उदाहरण दो, जो आज के राजनेता हैं, माननीय उदित राज हैं, जिन्होंने जो है वो कर्मचारियों के लाखों लाख लोगों का दिल्ली में प्रदर्शन कराया था, और वो सामाजिक न्याय मंडल आयोग के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो भी सत्ता के गलियारे में पहुंचने के लिए थक हार करके जो है वो भाजपा के टिकट पर जो है सांसद हो गए हैं। कभी कभी जो है वो दलितों की बात करते हैं, अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लास की भी बात कर लेते हैं, लेकिन अब उस जिस पार्टी में गए उस पार्टी में मुखर नहीं हो सकते हैं। और जो इसके अलावा भी हैं रामदास अठावले, जो बाबा साहब के शिष्य माने जाते हैं, जिन्होंने RPI के रिपोर्ट बनाया हुआ था, वो भी जो है वो सत्ता की लालच में चले गए हैं वहाँ पर। तो जो वर्तमान राजनीतिज्ञों की एक जो हमको फौज दिख रही है, उसमें कोई भी जो है प्रतिबद्ध नहीं है सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य हो गया कि कहीं न कहीं सत्ता में बैठ जाना है। हमारी उम्र खत्म हो जाएगी और हमको सत्ता का लाभ नहीं मिलेगा। इस उम्मीद में और इसके लिए
वो जो है वो सत्ता की भागीदारी में शामिल है। तो सामाजिक न्याय का जो वर्तमान राजनीतिक नेता हैं उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक न्याय की दिशा में कोई कदम वो उठाएंगे। अब प्रश्न यह है कि वो क्या है जी। तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक नए सिरे से आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। ये थोड़ा कठिन जरूर लगता है, लेकिन हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है तमाम छोटे छोटे संगठनों को एक करके, जैसे हमारे बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, एक संगठन बनाया उन्होंने, BPSS बनाया हुआ, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, जिसकी मीटिंग में मैं नागपुर अभी गया हुआ था और वहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम था। तो इस तरह के बहुत सारे IBF जैसे कौशल के नेतृत्व में चलता है, IBF चलता है, वो भी पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का संगठन है। इस तरह से पिछड़े वर्ग के नाम पर तमाम सारे संगठन हैं, लेकिन इन सबको चैनलाइज नहीं किया जा रहा। सब मिल करके एक साथ रिपोर्ट करें सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कोई नहीं हो रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय को जो लागू करने की बात है, मंडल आयोग की संस्कृतियों को पूर्ण रूप से जो लागू करने की बात है, आज की राजनेताओं से तो नहीं, लेकिन ये जो संगठन काम कर रहे हैं, अगर ये सही दिशा में काम करेंगे, एक चैनल बना करके काम करेंगे, तो जरूर को सफलता मिल सकती है। वरना जो है, जो मेरी निश्चित धारणा है कि ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो हमारे राजनेताओं के द्वारा अब लड़ी नहीं जाए, क्योंकि उसको अपने, अब आप जो घोषणा पत्र सबके आए हैं उनको आप देख लीजिएगा, किसी घोषणा पत्र में पता नहीं वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, है ही नहीं है, मेरे ख्याल से है ही नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं है ही नहीं है, तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर आपका प्रश्न यह है कि जो हमारे वर्तमान नेतृत्व है, जो हमारे विभिन्न दलों के नेता हैं, उनसे अगर हम कोई उम्मीद करें तो हमको नामुमकिन ही मिलेगी। कोई उनसे उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, वो हो नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हमको एक नए सिरे का आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूर्ण रूप से चरितार्थ किया जा सके। देखिए, एक बड़ा अहम सवाल आपकी बातचीत से ही जन्म ले रहा है कि जो आंदोलन है, जो लड़ाई है, वह लड़ने वाले लोग जो उसमें जिनको नेतृत्व मिल जाता है वही उसको खत्म कर डालते हैं। बिल्कुल सही आप, वही उससे जो है नफरत करने लगते हैं और वे उधर खड़े हो जाते हैं जिनके खिलाफ ये पूरी लड़ाई लड़ी गई होती है। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसके पीछे क्या आप सत्ता, दौलत, सामर्थ्य, सुख इत्यादि को मानते हैं, या उनको ये लगता है कि हमारी जो लड़ाई थी वो हम पहुंच गए तो खत्म हो गई, बाकी लोगों के होने की कोई ज़रूरत नहीं है? हाँ, ये है ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि सत्ता है, दौलत है, सुख सुविधा है, इसके चक्कर में पड़ करके लोगों ने सामाजिक न्याय को भुला दिया। वो उनके लिए मुख्य हो गया कि हमारी सत्ता कायम रहनी चाहिए और हम और हमारे परिवार के लोग सुखी रहे। जिनके नाम पर लड़ करके वो आए थे उनको उन्होंने एकदम से बिसरा दिया, भूला दिया उसका, माने उनको कोई ध्यान है नहीं। ये तो बिल्कुल हकीकत है, ये तो देखने को मिल रहा है। ये चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, ये हो, अब जैसे मुलायम सिंह को उदाहरण लीजिए, अगर कोई उनसे पिछड़े वर्ग की बात करता तो कहते अरे क्या बात करते हुए, जो पिछड़ा पिछड़ा हरदम चिल्लाते रहे, तो पिछड़ा से क्या मतलब रह गया है? जैसे मायावती जी ने कह दिया बहुजन से सर्वजन पर पहुँच गई हैं, उसी तरह से सर्वजन नाम तो नहीं दिया है मुलायम सिंह और समाजवादियों, लेकिन वो सर्वजन की ही बात वो कर रहे हैं। वो पिछड़ा अगड़ा का जो है वो सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन सवाल बेमानी हो गया। इस पीढ़ी से ठीक पहले को अगर आप देखें, हाँ, तो जैसे आप कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, चंद्रजीत यादव का नाम लेते हैं, आप उत्तर प्रदेश से रामस्वरूप वर्मा का नाम लेते हैं, बिहार में जगदेव प्रसाद जी को लेते हैं, उनके स्तर तक तो ये चीजें नहीं थी, उन्होंने तो पूरी कुर्बानी दी। नहीं, जैसे जगदेव बाबू थे, वो तो मारे ही गए इसी लड़ाई। जो जेपी का मूवमेंट चला वो जेपी के मूवमेंट से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे जेपी का मूवमेंट जो है आरएसएस डोमिनेटेड है, आरएसएस के लोग इसमें घुसाए हैं, इसलिए मैं इंदिरा का समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जेपी के मूवमेंट का भी समर्थन नहीं करूँगा। और इसीलिए वो बिहार में प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ पर भूमिहारों के उकसावे पर पुलिस अधिकारी उनको गोली मारी।
वाह। कुर्था में प्रखंड में जहाँ पर वो थे आंदोलनरत थे वहाँ पर मार दिया और बुरी तरह से उनको मैंने बेइज्जत किया। वो उनको खींचा और वो पानी मांग रहे तो पेशाब कर दिया। इस तरह की जहालत उन्होंने अपने लोगों के लिए की। उनका नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और हमारे लिए छक्का सरकार बननी चाहिए। तो बिहार वो लड़ रहे थे और ईमानदारी से लड़ रहे थे। रामस्वरूप वर्मा लड़ रहे थे, ईमानदारी से लड़ रहे थे, क्योंकि उनको ये मालूम था कि हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। जगदेव बाबू को भी ये था कि हमारी सरकार बनने वाली, लेकिन अपने लोगों के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो उनमें ईमानदारी थी। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के परिणाम स्वरूप सत्ता में आ गए, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, ये लोग धीरे धीरे उस बात को विस्मृत कर गए। हमारी जनता की लड़ाई क्या है, पिछड़े वर्गों की लड़ाई क्या है, उनकी क्या स्थिति है, इसको वो भूल गए, केवल अपने तक सीमित रह गए। तो इसको हम इस तरह से भी अगर देखें तो हाँ। ये बहुत ही प्रमाणिक तौर पर आपकी बात से ही सिद्ध होता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के जो सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए वो लगभग यही लोग साबित हुए। बिल्कुल बिल्कुल वही लोग शामिल हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने मूवमेंट को भोथरा कर दिया। पिछड़े वर्गों का नाम लेते रहे, दलितों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों का नाम लेते रहे, लेकिन जो है वो उसके प्रति ईमानदार नहीं रहे। उनका जो जुड़ाव होना चाहिए था, जो लगाव होना चाहिए था, पिछड़े वर्गों की समस्याओं को दूर करने का जो प्रयास किया जाना चाहिए था, उससे वो दूर हो गए। तो एक तरह से उन्होंने अगुवाई की। अगुवाई के नाम पर जो एक तेज धार बननी चाहिए थी पिछड़े वर्ग के सामाजिक न्याय के लिए, वो नहीं हो पाई। क्योंकि अभी भी जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का अपनी जातियों से जुड़ाव है। यादव जैसे हैं, वो मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, अखिलेश, उसके लिए जो है वो सब भूल जाते हैं, वो भी अपनी लड़ाई भूल जाते हैं। उसमें नेता तो दोषी है ही हैं, लेकिन जिनके लिए सामाजिक न्याय है वो भी उसके लिए मुखर नहीं है। वो अभी किसी न किसी लगाव में, जाति के लगाव में, हीरो वर्शिप जिसको आप कहते हैं, उसके चक्कर में पड़ करके जो है वो भी उससे दूर हो रहे हैं। और हमारे नेता तो दूर हो ही गए हैं, वो तो हमारे लिए दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं जी। अगर कोई उनसे ये सवाल उठाता है तो उसको पूरी तरह से झिड़क देते हैं। अरे क्या है, आप वही पे बात करते रहते हैं, आपके और इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अलंबरदार जब ये बनेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, अपने को बढ़ा हुआ, अपने परिवार को बढ़ा करके ये देखते हैं, तो सामाजिक न्याय का जो मूल उद्देश्य था वो कोई व्यक्ति को बड़ा करना नहीं था, नहीं, वो समूह को बड़ा करना था, समाज को था, समाज को शिक्षित करना था, उसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तमाम अधिकार देने थे, शैक्षणिक बातें होनी चाहिए, तो उत्थान की बात थी। तो ये जो एक आज का जो माहौल है, आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि वो युवा पीढ़ी का दिशा निर्देश, अब इसको अगर हम लोग ज़्यादा बहस में जाएंगे तो कहेंगे कि जिसके पैरेलल हम खड़े थे लड़ने, उनके पास सत्ता भी थी, उनके पास संसाधन थे, उनके पास सामर्थ्य थी, उन्होंने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया। जैसे जब मंडल का सवाल आया तो ये आशंका जो प्रबुद्ध लोग थे उस समय की पत्र पत्रिकाओं में भी ये बात उठ कर आती थी कि मंडल के अगेंस्ट जो कमंडलाइजेशन हुआ, जिसको हम कमंडल, हम लोग पहले भी इस पर बात किए हैं, तो आप तो उसके बाद जो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन के लिए जो रूल्स बने वो तो कहीं प्रकाश में नहीं आए। जो ग्लोबलाइज हुआ उसमें किसकी क्या भागीदारी होगी, उसमें जो हिंदुस्तान की जो आबादी है, हिंदुस्तान का जो स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप होगा, इस पर कहीं बात ही नहीं आई। और नए सिरे से जो एक नया साम्राज्य इन्होंने बनाया, जिसको आप कह सकते हैं कि जो वैश्विक साम्राज्य, वैश्विक साम्राज्य से लड़ने में जिस तरह से पिछड़ा आंदोलन या सामाजिक न्याय का आंदोलन जिस तरह से हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अपना अधिकार बनाने की ओर बढ़ रहा था, उससे उन्होंने उसे वैश्विक धरातल पर ढकेल दिया है। और जो वैश्विक धरातल की लड़ाई में अब जिस समाज को, जिस समूह को लड़ना, हालांकि ये लड़ाई दुनिया के बहुत सारे देशों में लड़ी जा रही है और वो अपने अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही है, लेकिन इस जो वैश्विक धरातल से लड़ने का जो सवाल है, उसमें जो साधन होने चाहिए, जो नेतृत्व होना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है, जब ये मंडल आयोग की लड़ाई चल रही थी और जब ये 1990 में लागू हुआ, तो चूँकि ये जो भाजपा के लोग थे वो आरक्षण के समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे, तो इसलिए
जैसे वो बीपी सिंह ने इसकी घोषणा की तो वहाँ पर ये जो है ये लड़ाई बिखर गई। भाजपाइयों ने जो है अपना समर्थन उसे वापस ले लिया, बीपी सिंह सरकार गिर गई। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार कांग्रेस के समर्थन से कुछ दिन चली, वो भी 4 महीने के बाद ख़त्म हो गई। और 1996 में नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री बने। जैसे ही मंडल आयोग की संस्तुतियों ग्राम, उसी तरह से जो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो सबसे पहले उदारीकरण की बात ले आए, ग्लोबलाइजेशन की बात वो ले आए। तो इसके बाद नरसिम्हा राव ब्राह्मण थे, चतुर थे, उन्होंने जो है उस नीति को और आगे बढ़ा दिया, विश्व भूमंडलीकरण को, हैं उदारीकरण को, ये सब जो बनाया, निजीकरण, 3 चीज़ें जो उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। तो ये था जो आरक्षण का दायरा था उसको सीमित करने का था। इससे जो है आरक्षण का दायरा सीमित हो गया। सीमित क्यों हो गया कि जब निजीकरण शुरू हो गया, भूमंडलीकरण शुरू हो गया, तो हमारे पिछड़े वर्गों का जो नौकरियों तक जहाँ तक सवाल था वो सीमित हो गया। सीमित क्यों हो गया कि बहुत सारी प्राइवेट सरकारी कंपनियों को निजीकरण हो गया, बहुत सारा चीज़ें निजीकरण होने। तो निजीकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जहाँ गवर्नमेंट कोई मदद नहीं दे रही वहाँ पर ये मंडल आयोग की जो संस्तुतियाँ, जो आरक्षण का मसला वो लागू नहीं। तो इसलिए जो सामाजिक न्याय के लिए जो एक सबसे अहम उपरोक्त चीज़ मानी गई थी कि नौकरियों में 27% का आरक्षण हो। तो इस निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप जब चीज़ों का निजीकरण शुरू हो गया तो वो नौकरियों का दायरा सीमित होता चला गया। और आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों से उसकी और सीमित होता चला जा रहा है। तो उस प्रकार से जिन्होंने कहा चलो मंडल आयोग तो लागू कर दिया, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर दे रहे हैं कि मंडल आयोग को जो है उसका जो फल मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पाए, इम्प्लीमेंटेशन उसका उस तरह से नहीं हो पाए, क्योंकि उसका दायरा हम सीमित कर दे रहे हैं। जितना ही निजीकरण होगा उतना ही जो है नौकरियों में आरक्षण की सीमा जो है घटती चली जाएगी। जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय खुल गए हैं, उन सारे विश्वविद्यालयों में निजी विश्वविद्यालय हैं, उसमें गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, तो वो निजी विश्वविद्यालयों में जो भी प्रोफेसर लेक्चरर आएंगे वो जो है आरक्षण के दायरे से बाहर होकर वहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा। और अभी जैसे आपने कभी कभी उदाहरण देते हैं ना, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो है बनी है, उसमें भी यही चीज़ लागू हो रही है कि जब तक 5 पद नहीं होंगे तब तक जो है आरक्षण लागू नहीं होगा। 3 पद होंगे तो तीनों जनरल को चले जाएंगे। ये तो अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह परिवार की सबसे बड़ी भूल है। ये भूल है कि जब नई यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसमें 3, 4, 5 का कोई मतलब ही नहीं होता, फुल फ्लैश स्टाफ सेलेक्ट होता है। लेकिन ऐसा है ना, वो उसमें पूरा एक साथ विज्ञापन अगर होता तब तो होता। जैसे है कि अगर 5 पद होंगे तो चौथा पद जो है ओबीसी को होगा, 5वां पद जो है वो एससी को होगा। लेकिन अगर 3 पद विज्ञापित होते हैं तो न उसमें ओबीसी आएगा न उसमें जो है एससी आएगा। वही तकनीकी तौर पर सारा उन्होंने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसका निर्णय है। और आलोक रंजन जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के थे, जाते जाते उन्होंने इसका एक जो है वो नोटिफिकेशन, राजाज्ञा जारी कर दी थी कि इस तरह से जो उसमें होगा उसका लाभ लोग उठा रहे हैं कि पूरे पदों का विज्ञापन नहीं करते हैं। एक तो निजीकरण, जो जितने निजी महाविद्यालय खुल रहे हैं, जितने निजी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, जितने भी निजी चीज़ें उसमें आरक्षण लागू नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें मदद नहीं दे रही है। इसीलिए तो कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है और इसका जो पूरा परिवार है उसने आरक्षण का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। हाँ, नुकसान इसके लिए त्रिस्तरीय फार्मूला। डॉक्टर अनिल यादव जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने, और एक अनिल यादव जो हमारे जौनपुर जिले के रहने वाले थे, जो उसके वो क्या कहते हैं सेक्रेटरी थे, तो इन दोनों लोगों ने मिल करके जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जो त्रिस्तरीय फार्मूला था कि 3 स्तर पर होगा, वो परीक्षा के स्तर पर भी आरक्षण लागू होगा, उसके बाद जो है वो जो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिमिनरी से जो क्वालिफाई वहाँ भी लागू होगा, और जो वाइवा होगा, इंटरव्यू जो होगा, उसमें भी जो है इसको लागू किया जाएगा। तो त्रिस्तरीय फार्मूले के तहत जो पिछड़े वर्गों के लोग आगे आ रहे हैं, तो उसमें हो ये रहा था कि पिछड़े वर्ग के बहुत सारे मेरिटोरियस जो विद्यार्थी थे वो
जो सामान्य का लोएस्ट हुआ करता उससे ज़्यादा अंक पाते थे, इसलिए उनको जो है सामान्य में जगह मिल रही थी। तो सामान्य में जगह मिलने के परिणाम यह हो रहा था कि जो सवर्ण प्रतियोगी छात्र थे उनकी संख्या कम होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन चलाया। जो नियमतः जो मुलायम सिंह का ही दिया हुआ राजाज्ञा उनकी जारी की हुई थी, उसके विपरीत जो है हमारी सरकार ने आचरण किया। जब वो रेवती रमन सिंह और रंजना वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मिला मुलायम सिंह थे, तो उन्होंने जो है त्रिस्तरीय फार्मूले के लिए लागू करने के कारण जो है डॉक्टर अनिल यादव को बहुत फटकार लगाई थी और अखिलेश को निर्देश दिया कि इसको वापस लो। तो फिर से रिजल्ट बनाया गया और उसमें जो है जो लोग हमारे सामान्य में आ रहे थे उनको फिर आरक्षण में धकेल दिया गया। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय फार्मूले का हमारी ही सरकार ने, इस अखिलेश सरकार ने ही जो है उसका विरोध किया और हमारा बहुत बड़ा हित हुआ, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हमारे मेरिटोरियस थे, जो अच्छी मेरिट वाले थे, जो जनरल में जा रहे थे, जब उनको आरक्षण के कोटे में डाल दिया गया तो बहुत सारे हमारे जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी आते वो नौकरी से बाहर हो गए। तो इस प्रकार से इस सरकार ने ही जानबूझ करके या अनजाने में ही ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया जिसमें हमारे पिछड़े वर्गों का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो आप जो ये कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि इस परिवार ने या इस सरकार ने, इस सरकार के मुखिया ने हमारे जो है हितों पर कुठाराघात किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सामाजिक न्याय का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या ये सब चीज़ें उसमें आएंगी इस रूप में? नहीं आएंगी, इसलिए कि लिखने वाले कौन इस पर डिपेंड करता है। लिखने वाले अगर सरकारी लोग हुए तो इस बात को भूल जाएंगे, जहाँ इनकी कमियां होंगी उसको निकाल देंगे। कोई निष्पक्ष जो होगा, अगर कोई लिखेगा जिसका राजनीतिक सत्ता से कोई जुड़ाव नहीं होगा, अगर वो लिखे तो इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो जान रहे हैं वो अगर लिखेंगे, उनकी दोहराएगा तब होगा। बहुत सारे जो हमारे नई पीढ़ी के लोग हैं जो लिख रहे हैं, उनको मंडल आयोग की लड़ाई से, संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है, उसको जानते ही नहीं है। नहीं, वो तो जानबूझ के छोड़ रहे हैं। इतिहास तो हमेशा जानबूझ करके चीज़ों को छोड़ देता है। हाँ। लेकिन अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है हाँ। तो निश्चित तौर पर इसमें बहस होगी, परिचर्चा होगी, हाँ होगी, बातचीत होगी, हो रही है, होगी नहीं, हो रही है। अब जो वो दौर होगा उसमें इनका रोल क्या होगा? इनको क्या समाज माफ करेगा? नहीं माफ करेगा, नहीं माफ करेगा। ये इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएंगे। अगर कोई निष्पक्ष ढंग से इस बात को लिखेगा कि इनका क्या योगदान रहा है, 90 में जो सत्ता में आए या जिनके लोग उसी के परिणाम स्वरूप आज भी सत्ता में किसी न किसी तरह से बने हुए हैं, उनका रोल नकारात्मक होगा, नकारात्मक रोल होगा। उनको कोई जगह नहीं दी जाएगी कि इन्होंने हमारा ये भला किया। जो सम्मान रामस्वरूप वर्मा को मिलेगा, जगदेव बाबू को मिलेगा, चंद्रजीत यादव को मिलेगा, चौधरी प्रकाश को मिलेगा, के वीरामणि को मिलेगा, वो सम्मान इनको कभी भी नहीं हासिल हो सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस बात को आप अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक सामाजिक न्याय का इतिहास कम से कम लिखिए और उसको बहुत ही, अब जैसे ईश्वरी प्रसाद जी जिंदा है, हाँ, आप जानते हैं इन सारी चीज़ों को, तो अगर आप लोग इस काम को करें तो इसका क्या, कैसे देखेंगे आप? अब हम लोगों का ऐसा है ना, अब उम्र का इतना बड़ा प्रभाव है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी जो है लिंक टूट जाती है। हम तो आपको बताएं सन 65 से इसमें लगे हुए हैं, करीब 52 बरस हो गया। तो इन 52 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें जो है कभी कभी मिस हो जाया करती हैं। तो लिख तो हम सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा है लिखने से ज़्यादा कभी आप के इसी माध्यम से, जैसे भी मैं वहाँ गया था, नागपुर में था, तो जो हमारे BPSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कुमार यादव मधेपुरा के हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, तो आप एक जगह हम व्यवस्था कर देते हैं, वीडियोग्राफी आपकी हो जाए और सारी बातें जो है आपको उसमें आ जाए। तो मैं समझता, मैंने कहा नहीं, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर लाल रत्नाकर, वो काम ये कर रहे हैं और 2-3 इंटरव्यू मेरा वो कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं, तो मैं अपनी बात उनके माध्यम से पहुँचा दूँगा, आपको इसकी व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात वहाँ पर भी आई थी, क्योंकि वहाँ जब मैं वो अपना सामाजिक क्रांति का कल, आज और कल, इस पर मैं एक वक्तव्य वहाँ पर दे रहा था, तो बीच में मेरी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ाने लगी थी, मैंने बिस्कुट मंगाया और फिर थोड़ा सा हो करके तब मैं अपनी बात को, तब भी पूरी बात नहीं हो पाई थी वहाँ पर।
तो ये तो है, आप सही कह रहे हैं। ईश्वरी बाबू ने तो एक किताब लिखी शूद्र राजनीति पर, आपको आपने ही मुझे लिखी मेरे ख्याल से लेकर के, वो बहुत अच्छी किताब है कि शूद्रों की राजनीति का भविष्य क्या है। तो शूद्रों की राजनीति का जो वो भविष्य वो कल्पना कर रहे थे वो तो चकनाचूर हो रहा है। वो शूद्रों की राजनीति में जो शूद्रों के हित की बात थी वो अब गौड़ होती चली जा रही है। तो ये है, और उसको करने वाले वही लोग हैं जो शूद्र हैं, जो शूद्र हैं वही करने वाले हैं। और जिन्होंने नेतृत्व किया किसी समय सत्ता में जाने के लिए, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की, वही सत्ता में पहुंचने के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई को भूल गए। जी, वो खत्म कर दिया। वो कुछ अपने सीमित स्वार्थ में लग गए, जब सत्ता को बनाए रखने खेल में रख गए। यही है स्थिति उनकी। तो ये जो आप